Imagine going to a normal job interview and meeting someone there who later becomes obsessed with you. Not just texting you, not just following you online, but actually moving into your building just to be close to you. Yes, that happened with me. और उसके बाद जो हुआ वो किसी नेटफ्लिक्स थ्रिलर से कम बिल्कुल भी नहीं था. So hi guys, this is Akira and today I'm going to tell you one of the most scariest and creepiest experiences of my life. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि स्टॉकिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है या मूवीज़ में होती है तो ये स्टोरी सुन के ना आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे. जब भी मैं ऐसी कोई स्टोरी शेयर करती हूँ ना जिसमें मैं बताती हूँ कि कोई मेरे पीछे पड़ गया या किसी ने मुझे स्टॉक किया, लोगों को ऐसा लगता है कि ये बताना चाह रही है कि देखो ये कितनी सुंदर है कि सब इसके पीछे पड़ जाते हैं. बट स्टॉकिंग इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ डीपर देन दैट. कई बार तो सामने वाला बस एक प्रेडेटर होता है, उसे बस एक विक्टिम चाहिए होता है. कई बार और सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती है. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द लुक्स. आई एम ओनली शेयरिंग दिस स्टोरी बिकॉज आपको ये सुन के ना काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा. आपको रेड फ्लैग्स पता चलेंगे, आपको पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ये पता चलेगा कि किस प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं. सो यस, मैं इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ कि आप सीख पाओ, समझ पाओ इस स्टोरी से. एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या था. सो या ग्रैब योर स्नैक्स, सिट बैक and relax because this story will get really weird really fast. So guys, ये इंसिडेंट हुआ था 2022 में. जितना मुझे याद है, मेरी ना टाइमलाइंस उतनी परफेक्ट नहीं होती हैं बट आई थिंक ये इंसिडेंट 2022 का ही है. सो 2022 में क्या था, मेरी हेल्थ थोड़ी ऊपर नीचे चल रही थी एंड थोड़े टाइम के लिए मैंने जॉब वगैरह से ब्रेक ले लिया था. मैं रही हूँ ऐसी पर्सन जिसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर वो जॉब से ब्रेक ले लेगी, फिर वो वापस जॉब करने लगेगी, उस टाइप से. तो उस टाइम में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ था जॉब से. और उस टाइम पे ना गर्मियों का टाइम था, आई थिंक अप्रैल का. सो अप्रैल में मैं घर में बैठी हुई थी बेरोज़गार और सड़ रही थी गर्मी में बैठे बैठे. और एकदम से मेरी मम्मी को उनकी एक फ्रेंड का कॉल आता है जो एक स्कूल में प्रिंसिपल है. तो उनका कॉल आता है, उनका नाम हम रख देते हैं, वो जो मैम थी उनका हम नाम रख देते हैं सौम्या. तो सौम्या मैम का कॉल आता है मेरी मम्मी को एंड शी टेल्स माय मॉम कि हमारे स्कूल में ना हमें अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है और मेरी मम्मी एक टीचर है. तो उन्होंने बोला कि क्या आप आ सकते हो क्या हमारे यहाँ पे पढ़ाने, मतलब हम पहले आपका इंटरव्यू लेंगे. और वो जो सौम्या मैम थी उन्होंने मम्मी को ये भी बोला कि अगर और कोई टीचर्स भी आपकी नज़र में हों अच्छी तो आप हमें बताना. बिकॉज ये जो स्कूल था ना जहाँ पे सौम्या प्रिंसिपल थी वो काफ़ी दूर था मेरी सिटी से. मतलब वो एक गाँव में था, गाँव का वो स्कूल था जहाँ पे वहीं के बच्चे आते करते थे. तो वो थोड़ा दूर था, मतलब अब दूर भी मैं कितना बोलूँ, आई थिंक 1.25 घंटा दूर था वो मेरी सिटी से, वो जो भी स्कूल था. तो वो पहला रेड फ्लैग था हमारे लिए कि भाई इतनी दूर कौन रोज़ ट्रैवल करके जाएगा यू नो. बट मेरी मम्मी का ये था कि भाई ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता वहाँ पे अच्छा माहौल अच्छा लगे, बच्चे अच्छे लगे. और वो लोग ना पे बहुत अच्छा कर रहे थे बिकॉज वहाँ पे ना कोई भी टीचर नौकरी करने के लिए रेडी होती ही नहीं थी क्योंकि वो दूर बहुत ज़्यादा था. तो उनको ना वहाँ पे गांव की ही औरतें मिलती थी जो पढ़ाने आती थी और उनकी बेचारों की उतनी अच्छी नहीं थी इंग्लिश वगैरह. तो ये जो स्कूल वाले थे ना ये चाह रहे थे कि मेरे सिटी से लड़कियाँ और औरतें आएँ टीचर्स पढ़ाने और बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश और ये सब सिखाएं बच्चों को. क्योंकि ऑब्वियसली वो चाह रहे थे कि भले ये बच्चे गाँव के हैं बट हम चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा सीखें, ये इंग्लिश बोलें उस तरीके से. तो वो चाह रहे थे कि एक सिटी से वो टीचर्स को लेके आएँ जो कि उनको अच्छे से पढ़ा पाए. आई होप आई एम बीइंग क्लियर, मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ. सो ये काफ़ी दूर था, ठीक है, स्कूल समझ आ गया ना आपको. तो मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बताई और मेरी मम्मी मुझे फोर्स करने लगी कि तू एक काम कर, तू भी इंटरव्यू दे बिकॉज दे आर रेडी टू पे अ रियली गुड अमाउंट. और तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और उनको मेनली स्पोकन इंग्लिश ही अच्छी चाहिए. तो आई वॉज लाइक एक मैं काम करती हूँ, मैं सौम्या मैम से एक बार बात करके देख लेती हूँ. तो मैंने उनसे बात की एंड वी हैड लाइक 15 to 20 minutes ऑफ अ रियली नाइस कॉन्वर्सेशन. और वो मुझसे उसी टाइम इम्प्रेस हो गई थी एंड शी वॉज लाइक के यू आर द वन वी वॉन्ट. हम चाहते हैं कि आप आओ हमारे स्कूल में, नॉट एज अ टीचर बट हम चाहते हैं कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश सिखाओ हमारे बच्चों को. मतलब हम लिटरली रोज़ हर क्लास का एक स्पोकन इंग्लिश का पीरियड लगवाएंगे और आप उसमें उनको पढ़ाना, सबकी इंग्लिश अच्छी कर देना. हम चाहते हैं हमारे बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो.
सो आई वॉज लाइक वाई नॉट। मुझे सौम्या मैम बहुत अच्छी लगी, और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कहीं पे भी काम कर रही हूँ ना, वो लोग अच्छे होने चाहिए, वो इंसान अच्छे होने चाहिए, और वो मुझे काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत मतलब अच्छी इंसान लगी। सो आई वॉज लाइक कि डेफिनेटली मैं रेडी हूँ, आई विल गिव द इंटरव्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सौम्या मैम थोड़े दिन बाद उनके स्कूल के ट्रस्टी को लेके आई थी इंटरव्यू लेने लड़कियों के, और एक होटल उन्होंने बुक की थी, मतलब रूम बुक किया था, वहाँ पे वो इंटरव्यू कर रहे थे, और वहाँ पे 30 लड़कियाँ बैठी हुई थी, और जो ट्रस्टी आए जैसे ही उन्होंने सबसे पहले ही मेरा इंटरव्यू ले लिया, एंड उनको बहुत अच्छा लगा, एंड ही वॉज लाइक कि आई एम रेडी टू पे यू एनी अमाउंट दैट यू वॉन्ट, बट प्लीज़ कम टू माई स्कूल, मैं चाहता हूँ कि आपके जैसा इंसान हमारे बच्चों को सिखाए। एंड आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज दे वर सो नाइस पीपल, मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था दैट दे आर टू गुड टू बी ट्रू, वैसा वाला लग रहा था, बट देन आई वॉज रियली हैप्पी कि मुझे फाइनली अच्छे लोग मिले हैं, बिकॉज मैंने ना बहुत बुरी बुरी जॉब्स भी की है यार, जहाँ पे जो बॉसेज हैं वो लोग मुझे हेट कर रहे हैं, यू नो, मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ये सब मेरे साथ बहुत हुआ है। तो अगर कोई मुझसे प्यार से बात कर लेता है ना कहीं पे जॉब पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि येस दैट्स द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आई डिजर्व। तो इन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, एंड मेरी मम्मी का भी इंटरव्यू लिया उन लोगों ने, वो उन्हें ठीक ठीक सा लगा, बट देन सौम्या मैम जानती थी मेरी मम्मी को, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम दोनों माँ बेटी हमारे यहाँ पे अपॉइंट हो गए हो, तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों ही पढ़ा लेना। सो वी वर रेडी टू गो एंड टीच देयर, ठीक है, हम ऑलमोस्ट रेडी थे, हमारा इंटरव्यू क्लियर था। एक दिन सौम्या मैम का कॉल आता है, आई थिंक उस टाइम पे मिड ऑफ अप्रैल होगा, 15 अप्रैल समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम पे उनका कॉल आता है, और वो हमें कहती है कि कल हम ना कार भेजेंगे तुम्हें लेने के लिए, किस किस को, मुझे और मेरी मम्मी को, तो तुम लोग कार में बैठ जाना, आ जाना स्कूल, पूरा दिन तुम स्कूल में ही व्यतीत करना, और देखना स्कूल कैसे वर्क करता है, कैसे हैं बच्चे, क्या है, मतलब हम चाहते हैं कि आप आओ पहले दिन, और काइंड ऑफ पहले दिन से ही मतलब सब कुछ समझना जानना शुरू कर दो, बिकॉज आपको अब सब कुछ संभालना है। तो वी वर लाइक कि यार नो प्रॉब्लम, वी आर रेडी, ये लोग कार वार भी भेज रहे हैं हमें लेने के लिए, और कार का सफ़र फिर भी थोड़ा सा आरामदायक होता है, बिकॉज हमने सोचा पता नहीं क्या व्हीकल भेजेंगे हमें लेने के लिए, बट नहीं, उन्होंने अच्छा कार भेजी थी, ठीक है, तो मुझे लगा कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो मैं और मेरी मम्मी सोच लिए कि कल सुबह जाना है। तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही है कि एक काम करती हूँ, मैं पोहे बना लूँगी सुबह टिफ़िन के लिए, एंड आई एम लाइक अच्छा ठीक है, बना लेना आप। मैंने सोचा पहली बार तो कुछ अच्छा कर रही हैं, वो करने देती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आप बना लेना। फिर अगले दिन हम सुबह उठे, मुझे कहती मम्मी नहीं नहीं मुझे रेडी होना है, मुझे ये करना है, मेरे पास टाइम नहीं है पोहा बनाने का, तू बना। फिर मुझे भी रेडी होना था, मुझे भी सब चीज़ें करनी थी, लेकिन मैंने पोहा बनाया जल्दी जल्दी, फिर फटाफट हम रेडी हुए। फिर मेरे पास फ़ोन आता है सौम्या मैम का, और वो मुझे कहती हैं कि तुम दोनों अकेले नहीं होने वाले हो कार में। तो आई एम लाइक व्हाट हैपेंड? तो शी इज़ लाइक कि एक और टीचर हमने अपॉइंट की है तुम्हारे ही सिटी से, वो भी तुम्हारे साथ आएगी कार में बैठ के। तो मैंने कहा ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। तो हम दोनों बैठ गए, मैं और मेरी मम्मी, और आगे जाके हमने उस बंदी को भी पिकअप कर लिया। लेट्स कॉल हर दिव्या। तो दिव्या आ गई, हमारी कार में बैठ गई, और आगे ड्राइवर था, उसके पास मैं बैठी थी, पीछे मम्मी थी, तो वो पीछे मम्मी के पास आकर के बैठ गई। अब सुबह सुबह का टाइम था, मुझे ना सुबह सुबह ज़्यादा किसी के मुंह लगना अच्छा नहीं लगता, और मैंने सोचा कि क्योंकि 1.5 घंटा समथिंग, 1.25 से 1.5 घंटा हमें लगेगा उस स्कूल तक पहुँचने में, तो मैंने सोचा कि मैं अपना वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो मैंने अपने साथ एक बुक ले ली थी, गुड वाइब्स गुड लाइफ, और मैं वो पढ़ रही थी बिकॉज आई रियली लव दैट बुक। तो जब वो अंदर घुसी कार में दिव्या, वो देख रही थी मेरी तरफ, और उसे करनी थी बातचीत ये वो, बट मुझे नहीं करनी थी। मतलब मैं जब भी किसी प्रोफेशनल सेटिंग में जाती हूँ, मुझे ये कभी नहीं फील होता कि मैं इससे रिश्ता बनाऊँ, उससे रिश्ता बनाऊँ, इसको दोस्त बनाऊँ, उसको दोस्त बनाऊँ। आई रियली लाइक टू बी प्रोफेशनल, बिकॉज जितना ज़्यादा आप किसी से बातचीत करते हो ना, उतना ज़्यादा आप फंसते हो, उतना ज़्यादा आप परेशान होते हो, उतनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। और मेरे तो पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे ही रहे थे। तो मैंने उससे कोई बात नहीं की, मैंने उसको बस गुड मॉर्निंग बोला, मैं चुप हो गई और अपनी बुक पढ़ने लगी। लेकिन दिव्या वॉज एन एक्सट्रोवर्ट, और मेरी मम्मी भी एक्सट्रोवर्ट है। जैसे ही वो आई कार के अंदर, वो मेरी मम्मी से धमाधम बातें करने लग गई, एंड शी स्टार्टेड ओवर शेयरिंग लाइक नथिंग। अब गाइज जैसे उसने बोलना शुरू किया ना दिव्या ने, ओ माई गॉड, शी स्टार्टेड शेयरिंग सो मच अबाउट हर सेल्फ।
कहती कि वो 22 ईयर्स की है और बोले कि ना मैंने ना इंटरकास्ट मैरिज की है, वो भी भाग करके अपनी फैमिली के खिलाफ जा करके, तो मेरी फैमिली मुझे हेट करती है और जो मेरी सास है ना वो भी मुझे हेट करती है क्योंकि मैं दूसरी कास्ट की हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ और उतनी अच्छी नहीं दिखती, तो मुझे वो हेट करते हैं। मुझे दोनों तरफ से हेट मिलता है, मेरे मायके वाले तो मुझसे बात ही नहीं करते। और पिछले साल ना मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरा ना मिसकैरेज हो गया, मेरे बेबी की डेथ हो गई, फिर भी मेरे मायके वाले भी नहीं आए और मेरे ससुराल वाले भी नहीं आए, बस मेरा जो बंदा है वो ही था मेरे साथ में। बहुत अकेले अकेले मैंने तो चीज़ें झेली, ऐसा वैसा। अभी ये सारा कुछ उसने गाड़ी में बैठने के 5 मिनट के अंदर बता दिया और मुझे उसके लिए एम्पैथी थी, मुझे सिंपैथी थी, मैं सब सुन रही थी, बट मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था कि ये इतना ओवर शेयर क्यों कर रही है, वो भी ज़ोर ज़ोर से बोल रही है, ड्राइवर भी सुन रहा है। मुझे अजीब लगा तो मैंने कुछ बोला नहीं उसको, मतलब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी जो भी कॉन्वर्सेशन थी मेरी मम्मी से ही हो रही थी और मैंने उससे बात इसलिए नहीं की बिकॉज जो लोग ओवर शेयरर्स होते हैं ना, दे एक्सपेक्ट यू ऑल्सो टू शेयर ओवर डिटेल्स विद देम। मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ओवर शेयरिंग करो। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, तो मैंने वही सोचा कि मैं इससे बात नहीं करूंगी। भाई ये इतना कुछ अपने बारे में बता रही है, अगर मैंने बात करी ना तो ये मेरा भी पूछने लगेगी। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो धीरे धीरे ना हमारी फैमिली के बारे में पूछने लगी मम्मी से। वो पूछने लगी कि आप दोनों माँ बेटी हो क्या, ये कितने साल की है, आप कितने साल के हो, आपके घर में और कौन कौन है, ये सब उसने पूछना शुरू कर दिया। फिर भी मुझे लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अभी फैमिली का ही पूछ रही है, इट्स ओके। बट मेरा जी बहुत घबरा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ये अभी बहुत ज़्यादा पूछ लेगी। एंड आई एम समवन जिसे अपनी डिटेल्स बताना किसी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं बिल्कुल भी पर्सनल डिटेल्स शेयर करना पसंद नहीं करती। मैंने आप लोगों को भी कहाँ कुछ बताया कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, नहीं मैं नहीं बताती बिकॉज मुझे स्टॉकर्स मेरे रहे हैं पास्ट में और मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। इसीलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं किसी को भी अपनी डिटेल्स नहीं देती हूँ। अब दिव्या ने जो इतनी फालतू की ओवर शेयरिंग की ना, इससे एक बहुत बुरी चीज़ हुई और वो ये थी कि मेरी मम्मी को उस पर दया आ गई और मेरी मम्मी ने उसको भाई इतना ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दिया। अब आप सोचोगे कि आपकी मम्मी तो नार्सिसिस्ट है ना, तो वो क्यों उसे प्यार दे रही थी। नार्सिसिस्ट का ऐसा ही होता है, वो बाहर वाले लोगों के वैलिडेशन के लिए ही सब कुछ करते हैं। उन्हें बाहर के लोगों के बीच में अच्छा दिखना होता है, चाहे 4 दीवारी के अंदर वो आपका कत्ल ही क्यों ना करते, पर बाहर वो अच्छे बन के रहेंगे। तो मेरी मम्मी का वैसा है। तो मेरी मम्मी उसको दया दिखाने लगी, प्यार देने लगी, गले लगा लिया, पुचियाँ कर दी और कहने लगी, कहती देख तेरी फैमिली ने भले ही तुझे डिसोन कर दिया हो, लेकिन हम है ना तेरी फैमिली, हम है। तुझे जब भी अकेला लगे ना तो मेरे यहाँ आ जाना और जब भी तुझे कोई काम हो ना तो अकीरा को बोल देना, वो आ जाएगी गाड़ी लेके तेरे पास, या तू हमारे यहाँ आ जाना और तुम दोनों गाड़ी से चले जाना। तुझे कुछ भी खाने का मन हो ना तो तू मुझे बताना। ओ माय गॉड, मेरी मम्मी तो इतनी ज़्यादा शुरू हो गई, बंद ही नहीं हुई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे प्रोमिसेस क्यों कर रहे हो कि वो कॉल करेगी और मैं गाड़ी लेके चली जाऊंगी उसके पास या ऐसा वैसा। मैं किसी की पर्सनल ड्राइवर थोड़ी हूँ और वो आज ही मिली है मुझे, ना मेरी उससे कोई दोस्ती है ना कुछ है। मेरे बिहाफ पे प्रॉमिस क्यों कर रही हो तुम। तो मुझे तो मेरी मम्मी पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैं क्या बोलती, मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने ये सोचा कि भाई चलो मम्मी उसको बोल रही है घर आने का, पर वो आ थोड़ी जाएगी। पर वो भी रेडी हो गई। दिव्या कहती हाँ आंटी आपने मुझे बोल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी तो फैमिली भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे ये बोला। अब मैं क्या करूँगी पता है, मैं आ जाऊँगी आपके यहाँ, मुझे जब भी कुछ खाने का मन होगा ना मैं आपको बोल दूँगी, आज से आप ही मेरी माँ हो। व्हाट? मुझे ये सब नकलीपन देख के ऐसी उल्टी आ रही थी, मैं क्या बताऊँ। फिर भी मैं चुप रही। उसके बाद दिव्या इतने हक से बोली मेरी मम्मी को, कहती मैंने कुछ नहीं बनाया, सुबह मेरे पास टाइम नहीं था, आप टिफ़िन लेके आए हो क्या, मुझे भूख लगी है। और मेरी मम्मी कहती हाँ हाँ हम लेके आए हैं ना टिफ़िन, इसने पोहा बनाया है अकीरा ने, खाओ खाओ। ऐसे करके मेरे हाथ का बना पोहा उसको दे दिया, मतलब मेरा टिफ़िन उसको दे दिया। वो जूठा कर करके खा रही है। मैंने कहा मैं थोड़ी खा पाऊंगी ये, मैं नहीं खाती गाइस किसी का जूठा, प्लीज़ गलत मत समझना, बट किसी की हाइजीन कैसी है, कैसे जर्म्स हैं उनमें हमें नहीं पता, राइट। तो मैं किसी का जूठा नहीं खाती। फिर जैसे उसने पोहा खाया मैंने कहा अब तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी। और मैंने यही सोचा कि मेरी माँ को पता भी है कि मैं किसी का जूठा नहीं खाती, फिर भी मेरा टिफ़िन इसने पकड़ा दिया।
बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि मैंने सुबह कुछ खाया भी नहीं था, वो पोहा भी मैंने बनाया था और मुझे ही नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि हम पहुंच गए स्कूल पे, और स्कूल पे मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। मतलब मुझे स्कूल अच्छा लगा, कैंपस अच्छा था, बच्चे अच्छे थे, मुझे सौम्या मैम अच्छी लगी थी, मुझे ट्रस्टी भी अच्छे लगे थे, वेल स्पोकन थे वो लोग। मुझे लगा कि ये सही जगह है, मतलब उस टाइम पे मुझे ठीक लग रहा था। बट आई वॉज स्टिल कंटम्पलेटिंग कि मैं क्या करूँ, मैं करूँ जॉब यहाँ पे या नहीं करूँ। बट दे रियली लव्ड मी, और उन्होंने दिव्या को भी सिलेक्ट कर लिया था, मेरी मम्मी को भी, पर उन दोनों को नॉर्मल मतलब टीचिंग वगैरह के लिए सिलेक्ट किया था, और मुझे स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाने के लिए। सो सब कुछ हो गया, पूरा दिन वहाँ पे हमने बिताया उसी स्कूल में। सारा मैं कुछ देख रही थी, फंक्शनिंग कैसे होती है कैसे नहीं स्कूल की। एंड उसके बाद एंड में उन लोगों ने हमको 3-4 बजे जाके नाश्ता खिलाया। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, बिकॉज मैं सुबह की भूखी थी। तब जाके मैंने समोसा खाया, एंड फिर मुझे इतनी भूख लगी थी, मतलब मैं और देख रही थी कि मुझे एक समोसा और मिल जाता अगर क्योंकि मैं इतनी भूखी थी यार। तो फिर वो जो ट्रस्टी थे ना, शायद वो समझ गए या क्या, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आपने और खाना है। मैंने कहा हाँ मुझे खाना है। मैंने दूसरा भी खा लिया, फिर जाके मेरा पेट भरा, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद बस हम निकल ही रहे थे, उन लोगों ने वापस से कार भेज दी थी हमको छोड़ने के लिए उस टाइम के लिए। एंड देन निकलते निकलते वो जो ट्रस्टी था, ही काइंड ऑफ लुक्ड मी इन द आई एंड ही टच्ड माई शोल्डर, विच डिड नॉट फील गुड टू मी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं एक तो छोटी हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ नौकरी करने, और तुम इतने बड़े हो मुझे ऐसे टच कर रहे हो। तो पता नहीं मैं उसको अच्छे वे में नहीं ले पाई, ना वो टच मुझे अच्छा लगा, मतलब वो इंट्यूशन जो मुझे अंदर से आई उनके टच पे वो अच्छी नहीं आई। और वो ट्रस्टी भी ऐसे थे, ऐसा नहीं था कि वो कभी कभी आते हैं स्कूल में, वो रोज़ आते हैं और वो पढ़ाते भी थे मैथ्स बच्चों को। तो मुझे यही लगा कि भाई ये तो रोज़ आएगा, इसकी प्रेजेंस में मुझे रोज़ रहना है, और ये ऐसे टची हो रहा है, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। बिकॉज कैसा तो ये स्कूल है, शहर से इतना दूर है, लिटरली खेतों के बीच में वो स्कूल था, तो मुझे वो अनसेफ सा लगा। और जो रास्ते से भी हम आए थे ना, वो भी मुझे अनसेफ लगा। और इन्होंने शुरू में तो 1-2 दिन इन्होंने बोला था कि ये कार भेजेंगे, बट उसके बाद वो टेम्पो भेजने वाले थे। तो मैंने कहा कि यार हम रोज़ ऐसे टेम्पो में इतना ट्रैवल करेंगे, कमर टूट जाएगी, एसी भी नहीं होता, गर्मी लगेगी, और जो रास्ता है वो भी काफ़ी डरावना है, मतलब ठंड वंड में तो ऐसा होगा कि हमको आते आते शाम हो जाएगी, और अंधेरे में रिस्की हो जाता है ना कि गुंडे वुंडे ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मुझे बहुत सारे रिस्क दिख रहे थे। ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। मतलब आप सोचो, आप सुबह सुबह 1.5 घंटा ट्रैवल करके एक स्कूल जाओ, वहाँ पे पूरा दिन आप पढ़ाओ, और आप 5:30-6 बजे घर पहुँच रहे हो, आप में क्या ताकत बचेगी? ज़ीरो। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैं पहले दिन आई ना घर पे गाइज, मैं कुछ 5:30-6 बजे घर आई थी और मैं सो ही गई। उसके बाद मैं 9 बजे उठी, मैंने डिनर किया और मैं फिर से सो गई 11 बजे। तो मैंने कहा कि ऐसी ज़िंदगी थोड़ी मुझे जीनी है कि मैं मतलब एग्जॉस्टेड ही रहूँ दिन भर और मेरा दिन ऐसे ही निकल जाए, मतलब मेरी क्या लाइफ रह जाएगी। और मैं ऐसी पर्सन हूँ जिसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं है, बिकॉज इतने ज़्यादा स्ट्रेस, ट्रॉमा, इन सब चीज़ों से गो थ्रू करके ना मेरी बॉडी की क्षमता बहुत कम हो गई है। तो इस प्रकार का, इस लेवल का एग्जॉस्शन मेरी बॉडी नहीं सह सकती। तो मुझे ये क्लियर हो गया था कि मुझे ये जॉब नहीं करनी। और ये सारी चीज़ें मैंने मम्मी से भी बात करी एंड मेरी मम्मी ने भी अग्री किया। शी वाज लाइक कि ये जॉब अपन नहीं ले सकते हैं। तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हमें ये जॉब नहीं लेनी। वहीं पे उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया था। सो एनीवेज गाइज, उसके बाद हम वहाँ से निकल गए स्कूल से वापस आने के लिए कार में। एंड इस बार क्या हुआ, मेरी मम्मी कहती कि मुझे ना मोशन सिकनेस सी हो रही है पीछे बैठ के, तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू सिट आगे, तू पीछे बैठ जा। तो मैं मान गई, मैं पीछे बैठ गई दिव्या के साथ एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, मतलब उसने मुझे ही लपेट लिया। और मेरी मम्मी कहती कि अकीरा बहुत अच्छी चाय बनाती है, बहुत टेस्टी चाय बनाती है, किसी दिन इसके हाथ की चाय पीना। तो दिव्या क्या कहती कि एक काम करना ना, आप रोज़ सुबह मेरे लिए लेके आना कार में, तो मैं पी लूँगी और फिर हम चले जाएंगे। भाई तेरे लिए चाय लेके आए हम और तू महारानी जैसे कार में बैठ के पिएगी, और तू हमें आज ही मिली है। आर यू फॉर रियल? कोई इतना फ्रैंक कैसे हो सकता है किसी के साथ इतनी जल्दी?
तो मुझे उसकी एक्सपेक्टेशन बड़ी अजीब सी लग रही थी, पर मैं कुछ बोली नहीं। उसके बाद इसने मुझसे बात करनी शुरू कर दी, मेरे से सब कुछ पूछ लिया, मेरी एज, मैं क्या करती हूँ, क्या करती थी, मेरे बोर्ड परसेंटेज, मैं पढ़ने में कैसी थी, मेरी हाइट कितनी है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। शी स्टार्टेड आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, और मैं भी इतनी बड़ी पीपल प्लीजर रही हूँ कि मैं भी रिलक्टेंटली सब कुछ बताई जा रही हूँ कि हाँ ये हाँ वो, सब कुछ बताने लगी मैं। फिर मेरी मम्मी ने मेंशन किया कि ये मेडिटेट करती है, तो मेरे से मेडिटेशन का सब पूछने लगी कि तू कैसे करती है, क्या करती है। अब भाई मेरा मेडिटेशन इतनी पर्सनल चीज़ है, वो मेरे लिए है, वो मैं करती हूँ, मैं तुझे क्यों सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ कैसे नहीं। फिर भी मैंने उसको जैसे तैसे टालम टोल करके वो आंसर्स दे दिए। उसके बाद भाई वो फैमिली का पूछने लगी, कौन है, क्या है, कैसा है, कौन सुंदर है इतना तेरे घर में जो तू इतनी सुंदर है, कैसे तू इतनी गोरी है। मुझे कहती भाई है तेरा, मैंने कहा हाँ भाई है। तो कहती वो भी तेरे जितना गोरा है क्या, वो कितना लंबा है, कैसा दिखता है वो, मुझे मिलवाएगी, उसकी फोटो है तेरे पास। ओ गॉड, शी वॉज एक्टिंग सो ऑब्सेस्ड, मतलब शी वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग। मुझे कहती तेरे पापा कैसे दिखते हैं, कितने लंबे हैं, क्या करते हैं। फिर मुझे नहीं अच्छा लगता बताना, है ना, ये सब डिटेल्स बतानी मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर भी मैंने उसको बता दिया क्या करते हैं। तो कहती उनकी वर्क प्लेस कहाँ है। अब मैं उनकी वर्क प्लेस भी तेरे को बता दूं, ये क्या पागलपन है। तो मैं नहीं बता रही थी उसको, ठीक है, मैं इग्नोर कर रही थी वो क्वेश्चन, मतलब मैं ऐसे बोल रही कि बाद में बता दूंगी, यू नो, ऐसे फन वे में सार्कास्टिकली हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। बट वो छोड़ ही नहीं रही, कहती बताना कहाँ है उनकी वर्क प्लेस। अरे यार, मुझे इतना अनकंफर्टेबल लगने लगा उसके साथ में कि ये कितनी पुशी हो रही है फॉर इन्फॉर्मेशन, और इतनी जल्दी तुझे इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए बहन। अगर अपन यहाँ पे जॉब करेंगे तो अपन रोज मिलेंगे, तो बाद में भी मुझसे पूछ सकती है ना, तुझे सब कुछ आज के आज क्यों जानना है। और गाइज इस सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे यही लग रहा था कि बस जल्दी से मेरा घर आए, मैं उतरूँ और जाऊँ। अब हुआ क्या था कि सुबह हम दोनों को पिकअप किया था ड्राइवर ने, फिर दिव्या को पिकअप किया था, राइट। तो पहले दिव्या को छोड़ना चाहिए, फिर हम दोनों को छोड़ना चाहिए ना। लेकिन मेरी मम्मी जिद करने लगी ड्राइवर से, कहती तुम हमें पहले छोड़ दो, हमें लेट हो रहा है, ये हो रहा है। मैं मम्मी के सामने बड़ी बड़ी आंखें करके कह रही, मैंने कहा मम्मी नो, इसको अपना घर पता चल जाएगा दिव्या को, पहले इसको छोड़ने दो, फिर हमें वो छोड़ देगा। बट मेरी मम्मी समझे ही ना भाई, समझे ही ना। फिर भी जब मेरा घर आया ना, मैंने थोड़ी दूर ही गाड़ी रुकवा दी, क्योंकि मेरे को पता था कि ये जानने की कोशिश करेगी कि मेरा घर एग्जैक्टली कहाँ है, तो मैंने थोड़ी दूर रुकवा दी, ठीक है। तो भाई खिड़की में से पूछ रही, कहती यहाँ ये वाली बिल्डिंग, ये घर है क्या तेरा, ये घर है क्या तेरा। ओ माय गॉड, फिर मैं अब क्या बोलूँ, मैंने फिर भी उसको बिल्डिंग बता दी कि ये बिल्डिंग है। तो ये पूछने लगी कौन सा फ्लोर, कौन सा घर नंबर, सब कुछ बताओ, ये बताओ वो बताओ। और मेरी मम्मी ने भाई सब बता दिया उसको, फ्लोर बता दिया, मकान नंबर बता दिया, और बालकनी तक बता दी कि ये हमारे घर की बालकनी है। इमेजिन, मैंने वहीं अपना सर कूट लिया, मैंने कहा मम्मी इतना अच्छा मत बनो, अवार्ड थोड़ी दे रही है वो आपको। अब जब हम घर आ गए ना, तो तुरंत ही मैंने मम्मी को बोला कि अपन एक काम करते हैं, अपन सौम्या मैम को कॉल कर ही देते हैं और बोल ही देते हैं कि हमें ये जॉब नहीं लेनी है, बिकॉज हम दोनों ही इतने रेजिलियंट नहीं थे कि हम इतना ज़्यादा अप डाउन करें और जॉब वगैरह करें, हम में उतनी ताकत नहीं थी। तो मेरी मम्मी कहती ठीक है, तो मैंने तुरंत ही सौम्या मैम को बोल दिया फ़ोन करके कि हम नहीं आने वाले हैं। तो ये बात सौम्या मैम ने दिव्या को बताई कि वो दोनों तो नहीं आने वाले, आप आने वाले हो क्या हमारे यहाँ पढ़ाने। तो दिव्या कहती कि हाँ मैं तो पढ़ाऊंगी, और वो तो पढ़ाएगी ना, उसको कोई नौकरी नहीं दे रहा था, क्योंकि इन्होंने फिर भी दे दी मजबूरी में, बिकॉज इनके यहाँ ज़्यादा टीचर्स नहीं थी। तो दिव्या वॉज रियली हैप्पी कि मुझे जॉब मिल गई है, तो उसने तो वो जॉब ले ली, लेकिन हमने नहीं ली। तो जब दिव्या को पता चला कि हमने वो जॉब नहीं ली, उसने इतने घंटे मुझसे और मेरी मम्मी से कॉल पे बात की, एंड शी ट्राइड टू कन्विंस अस कि प्लीज़ आप ये जॉब ले लो, प्लीज़ आप ये जॉब ले लो। बट हमारा मन नहीं था, तो हमने उसको बोल दिया कि भाई हम तो नहीं लेंगे। उसके बाद इसने क्या शुरू किया कि ये मुझे कॉल्स करने लगी रोज़ शाम को, मतलब जैसे ही ये जॉब से आएगी ना, तो ये खाना बनाते बनाते ब्लूटूथ में मुझसे बात करती रहती थी। इसका टाइम पास हो जाता था और मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। फिर ये जब मुझे फ़ोन करती थी ना, ये इधर उधर की इतनी गॉसिप करती थी, फालतू आलतू गॉसिप जिसका कोई सेंस नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज आई डेलिबरेटली अवॉइड गॉसिप, बिकॉज उससे कुछ होता नहीं है, वो आपकी वाइब नीचे लेके आता है, आप किसी के बारे में उल्टा बोल रहे हो, उसे जज कर रहे हो, इसका क्या सेंस है। तो मुझे उससे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और वो कम से कम नहीं तो गाइज 1 से 1.5 घंटा मुझसे बात करती थी।
अब मुझे ऐसे इंसान से बात करनी पड़ रही है जिसकी कंपनी मैं एंजॉय नहीं करती, जो मुझसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछती रहती है मेरी मर्जी के अगेंस्ट, जो गॉसिप करती है, जो कुछ अच्छा प्रोडक्टिव बात करती ही नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे एक ऐसे इंसान से बात करनी पड़ रही है, बट क्योंकि मेरी मम्मी ने उसको मेरे पल्ले बांध दिया था तो मुझे झेलना पड़ रहा था। ऑल्सो आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ एम्पथी फॉर हर। मुझे लग रहा था बुरा उसके साथ जो भी हुआ, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मे बी शी जस्ट वॉन्ट्स अ फ्रेंड। तो मैं वो सब झेलती जा रही थी, उसके कॉल्स, उसका ऑब्सेशन, एवरीथिंग। इस पॉइंट पे मैं उससे परेशान तो हो गई थी गाइज, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब ना मैं इसको थोड़ा सा ना बोलना शुरू करूँगी ताकि इसको समझ आ जाए कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ हर, या आई डोंट वांट टू इंक्रीज माय करीबियाँ विथ हर। तो एक दिन इसका मुझे कॉल आता है, मुझे कहती कि मुझे बाहर जाने का मन है, चल ना गाड़ी लेके आ और अपन बाहर घूमने चलते हैं। आई एम लाइक तेरा बंदा है, उसके साथ जा। आई एम लाइक मैं क्यों तुझे ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ, यू नो। तो कहती कि नहीं वो तो बिजी रहता है ना जॉब पे, तो मेरे पास तो और कोई साधन नहीं है, तो एक काम कर तू ही गाड़ी लेके आ जा, मुझे घूमने जाना है। तो मैंने कहा कि नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है, और नहीं थी एक्चुअली, जेन्युइनली नहीं थी। तो कहती कि तेरी मम्मी ने तो बोला था कि जब भी मैं बोलूँगी तू गाड़ी लेके आ जाएगी। मैंने कहा हाँ मैं आ जाती अगर गाड़ी होती, गाड़ी है नहीं तो कैसे आऊँ। मतलब वो ना थोड़ा अग्रेसिव हो गई थी अपने टोन में। फिर भी मैंने उसको समझाया कि भाई गाड़ी नहीं है, होती तो मैं तुझे लेके चलती। तो कहती अच्छा तो कहाँ है गाड़ी। तो मैंने कहा कि गाड़ी तो पापा लेके चले गए जॉब पे। तो कहती तो कहाँ है उनकी वर्क प्लेस बताना, अपन ऐसे नहीं कर सकते कि अपन वहाँ तक चले जाएं और फिर गाड़ी लेके अपन घूमने निकल जाएं। शी डजंट गिव अप, शी डज नॉट गिव अप गाइस। फिर भी मैंने उसको बोल दिया, गुस्से में मैंने बोल दिया, मैंने कहा नहीं यार गाड़ी नहीं है, करके फ़ोन काट दिया मैंने तुरंत ही। मैंने कहा अब अगर समझना होगा तो समझ जाएगी। फिर ना गाइज उसका 2 दिन तक मुझे कॉल नहीं आया, ना मेरी मम्मी को कॉल आया, ना हमें उसका कोई मैसेज आया। मुझे ऐसा लगा कि फाइनली हमारा पीछा छूट चुका है इस लड़की से, और अब ये शायद समझ गई है कि हमें इससे बात नहीं करनी। लेकिन 2 दिन बाद वो हुआ जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। 2 दिन बाद वो लिटरली मेरे घर के सामने वाले घर के इधर वाले घर में शिफ्ट हो गई। मतलब ऐसे ही समझो कि मेरे सामने ही शिफ्ट हो गई, मेरी ही बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई। और उसने हमें कुछ नहीं बताया कि मैं वहाँ पे घर ले रही हूँ, रेंट कर रही हूँ, कुछ नहीं, सीधा शिफ्ट हो गई। और जैसे ही शिफ्ट हुई हमारे वहाँ पे आई खटखट करके हमारा गेट। कहती आंटी अब तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ, अब तो मैं आती जाती रहूँगी, आप याद रखना अब आपकी एक नहीं 2 बेटियाँ हैं। It was so cringe guys, she was trying so hard to be a part of my family। और अगर आप ऐसे सोचो तो काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता भी है कि हाँ यार उसके पास फैमिली नहीं है तो वो ऐसे कर रही है, बट गाइज शी वॉज टेकिंग इट टू फार मैन, एंड दैट टू वेरी क्विकली। अब क्या हुआ गाइज कि जैसे वो यहाँ पे शिफ्ट हुई ना, मुझे यही लगा कि अभी हमारे जीना हराम कर देगी, और वही चीज़ हुई जिसका मुझे डर था। उसने बहुत ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया। आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन एंग्जाइटी, मैं एकदम हाई अलर्ट पे ही रहती थी। मुझे ऐसा लगता था ये कभी भी आ जाएगी। आई डोंट नो, मुझे उसकी एनर्जी बिल्कुल अच्छी फील नहीं होती थी, और उसका यही था कि वो कभी भी हमारे घर पे आ जाती थी, वो टाइमिंग भी नहीं देखती थी। एक दिन वो दोपहर को हमारे घर पे आई थी, वो पूरी शाम रुकी, फिर वो हक से मेरी मम्मी को कह रही है कि आज आप क्या बना रहे हो डिनर में। तो मेरी मम्मी कहती कि हम डोसा बना रहे हैं, और वो हक से बोल रही है कि ठीक है तो मैं डोसा खा के ही जाऊंगी, और वो खा के ही गई। इमेजिन वो हमारे साथ बैठी है हमारे डाइनिंग टेबल पे, एंड शी इज सेल्फ इन्वाइटेड, नोबडी हैज़ इन्वाइटेड हर, शी इज सेल्फ इन्वाइटेड। अच्छे से खाना पीना करके वो अपना गई। और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो कभी भी आती थी कभी भी जाती थी, उसकी वजह से हमारा पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता था। आप समझो अगर कोई आपके घर पे गेस्ट आया है तो आप कंटिन्यूसली उसकी देखभाल करने में लगे रहते हो, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हो ना, तो आपका सारा कुछ जो आपने सोचा होता है कि मैं ये करूँगी या ये करूँगी वो नहीं हो पाता, तो आपका पूरा स्केड्यूल ख़राब हो जाता है उस वजह से। तो वही हमारे साथ हो रहा था। लेकिन मेरी मम्मी को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी को तो बस दुनिया में अच्छा बनना होता है। प्रॉब्लम किसको हो रही थी? मुझे, मेरे भाई को, मेरे बाप को, मेरी दादी को, हम सबको प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ को बस यही चाहिए कि कोई भी हमारे घर पे आए ना, वो बाहर निकल के यही बोलना चाहिए कि ये औरत बेस्ट है,
ये औरत बेस्ट है, क्योंकि इनको वैलिडेशन बाहर वालों का ही चाहिए। तो मेरी मम्मी बहुत प्यार से रहती थी उससे, मतलब मेरे को तो क्या प्यार से वो खिलाती थी, कभी नहीं खिलाती थी, पर कोई भी और आएगा, कोई और लड़की स्पेशली, उससे तो मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बात करेगी, बिकॉज उनको अच्छा लगता था, उनको पता था ना कि वो किसी और लड़की से प्यार से रहेंगी तो मैं जलूंगी, बुरा मानूंगी, बुरा फील होगा मुझे, तो वो चीज़ पहले करती थी। सो एट दिस पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी मेरी मम्मी से, बिकॉज आई वॉज लाइक मॉम लुक व्हाट यू डिड, आपने किसको मुंह लगा लिया है, अब ये आती जाती रहती है हमारे घर के वहाँ पे, हमें प्रिवेसी नहीं मिलती, हमारे घर में ये दिन भर पड़ी रहती है, खाती रहती है, पीती रहती है, अब इससे मैं कैसे पीछा छुड़ाऊँ। और ऐसा तो नहीं है कि मेरी मम्मी उससे दोस्ती करी है तो सिर्फ मेरी मम्मी ही अफेक्ट होगी उससे, हम सब हो रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद एक दिन ये शाम को क्या कहती है मुझे, कहती कि मुझे ना पर्स लेने जाना है, क्योंकि स्कूल में लेके जाना पड़ता है ना पर्स, तो कहती मुझे पर्स लेने जाना है तो मेरे साथ चल ना। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं तो फ्री नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। तो कहती मैंने पहले ही तेरी मम्मी से फ़ोन करके पूछ लिया और उन्होंने बोला कि तू फ्री है। तो मैंने कहा कि नहीं मैं कुछ काम कर रही थी, मैं अभी ही फ्री हुई हूँ, पर मैं बहुत टायर्ड हूँ तो मैं नहीं आ सकती, तू किसी और के साथ चली जा। तो कहती नहीं प्लीज़ मुझे तेरे साथ ही जाना है, तू मुझे अच्छा पर्स पसंद करवा देना, ये वो। फिर मैंने भी सोचा कि यार ये कब से जिद कर रही है, मैं चली जाती हूँ इसके साथ। फिर हम गए, मैं लेके गई इसको गाड़ी पे, ये ना एक बड़े से शोरूम पे इसने मेरी गाड़ी रुकवाई, कहती यहाँ से पर्स लेना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ से लेती होगी मैं भी, ये कोई बात नहीं। हम गए अंदर, फिर इसने ना कुछ 2000 रुपये का पर्स पसंद कर लिया और मुझे कह रही है कि मैं तो सिर्फ 500 लेके आई हूँ, तो मैं कैसे लूँ। तो मैंने कहा बाद में कल आके ले जाना अपने बंदे के साथ में। तो कहती नहीं यार फिर मैं कल स्कूल क्या लेके जाऊंगी, मुझे तो पर्स अर्जेंटली चाहिए। एक काम कर अकीरा, अभी तू दे दे फिर मैं तुझे दे दूंगी। अब मुझे पता था कि ये जिस प्रकार की लड़की है ये 1 रुपया भी ना दे मुझे वापस। तो मैंने कहा कि नहीं मेरे पास है ही नहीं पैसे, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं कैसे दूँ। तो कहती तेरी मम्मी ने बातों बातों में बताया था ना कि तू पेटीएम यूज़ करती है, तो तू एक काम कर, तू पेटीएम कर दे। मैंने कहा अब मैं क्या बोलूँ, अब क्या बहाना बनाऊँ। मैंने भी सोचा छोड़ो कर देती हूँ। मैंने दे दिए 2000 रुपये और मुझे पता था कि नहीं आने वाले हैं वो कभी भी वापस, बट मैंने दे दिए 2000 नहीं सॉरी 1500 रुपये 1500 रुपये दे दिए। तो वो फिर उसने कभी मुझे नहीं दिए एंड आई वॉज सच अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा शर्माती थी खुद के ही पैसे मांगने में। मतलब मैं बहुत ऐसी पीपल प्लीजर टाइप की थी ना, तो मेरे को अजीब लगता था मांगने में, तो मैंने कभी उससे मांगे नहीं और उसने भी मुझे दिए नहीं। बट मुझे बहुत अजीब लगी ये चीज़ कि अगर तेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे तो तू इतने बड़े शोरूम पे लेके मुझे गई क्यों, है ना। अगर कम पैसे हैं तो उस हिसाब की छोटी दुकान से लेती, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका मे बी प्लान था यही कि मुझसे पे करवाएगी। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी आपको मिलके अपने ट्रॉमास वगैरह आपसे शेयर कर देते हैं, आई थिंक दे आर रियली मैन्युपुलेटिव पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को बेचारा दिखा के आपसे कुछ लेना ही चाहते हैं। मतलब मैंने तो इस प्रकार के ही लोग देखे, बिकॉज जिनको एक्चुअल में ट्रॉमा होता है या परेशानी होती है वो ऐसे राह चलते लोगों को नहीं बताया करते। तो मुझे यही लग रहा था कि ये बहुत शातिर किस्म की लड़की मुझे लग रही है और बहुत जल्दी हमें इससे कट ऑफ करना पड़ेगा। अब क्या हुआ गाइस कि ये सारे इंसिडेंट्स के बाद मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। मुझे इतना एंग्शियस फील होता था उस लड़की के बारे में सोच के। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उसकी प्रेजेंस ही बहुत अजीब लगने लगी है। बिकॉज इमेजिन कोई ऐसे एकदम से आपके यहाँ पे ही रहने आ गया है, कितना अजीब है ये सब। तो वो चीज़ सोच सोच के मुझे कुछ होता था कि यार ये लिटरली वहीं रहने आ गई जहाँ मैं रहती हूँ, दैट्स सो वियर्ड। तो मैं बहुत अपसेट हो गई और मैंने ना मेरे पापा को ये बात बताई कि पापा मम्मी ने ऐसे ऐसे कर लिया है, इसको मुंह लगा लिया है, अब ये पीछे पड़ गई है, ये बार बार आ जाती है, हर टाइम आ जाती है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो मेरे पापा समझे उस बात को। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बोला कि ये तूने क्या कर दिया, तू अब वो ऐसे परेशान कर रही है बच्ची को, तुम इससे रिश्ता तोड़ दो, मतलब जो भी है दोस्ती वोस्ती तोड़ो, इससे अब बात नहीं रखनी अपन को। तो मेरी मम्मी कहती मैं क्यों बुरी बनूं, मैं क्यों अपनी इज्जत खराब करूं उसके सामने। अगर इसको प्रॉब्लम है अकीरा को तो ये ही बोले उसको कि अब हमें तुझसे बात नहीं करनी। मैं क्यों बुरी बनूंगी भाई, मैं बुरी नहीं बनूंगी। ओह गॉड, मेरी मम्मी मानी ही नहीं। फिर अल्टीमेटली मुझे ही ब्लंटली उसे कट ऑफ करना पड़ा एंड आई लिटरली जस्ट टोल्ड हर कि यू आर डूइंग टू मच, हमें बहुत अजीब लग रहा है, हमें उतना ज़्यादा इन्वेजन नहीं पसंद अपनी प्रिवेसी का, सो प्लीज़ डोंट कम अब से।
और मैंने तो उसको ब्लॉक ही कर दिया ताकि उसको मेरा मैसेज मिल जाए लाउड एंड क्लियर। बट मेरी मम्मी ने उसे ब्लॉक नहीं किया था क्योंकि उन्हें तो बुरा बनना नहीं होता। बट ठीक है, एटलीस्ट उसका आना जाना बंद हो गया। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई कि दिव्या मुझे बहुत ज़्यादा दुश्मनी भरी नज़रों से देखने लग गई, बिकॉज उसको यही लगा कि इसकी माँ ने तो मुझे ब्लॉक नहीं किया, ना इसने कुछ बोला है इसकी माँ ने मुझे, तो प्रॉब्लम इस लड़की को ही हुई है मुझसे। तो वो मुझे ही दुश्मन की तरह देखने लगी थी कि इसकी वजह से बिगड़ा मेरा सब, वरना सब सही चल रहा था। तो या वो मेरी बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी दुश्मन टाइप की बन गई। मुझे उसकी आंखों में दिखता था दैट शी हेट्स मी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको बताया है ना मेरे शिफ्टिंग वाले वीडियो में भी रिसेंटली कि मेरे घर के सामने एक आंटी रहती है। उनके पापा बहुत बड़े ओझा हुआ करते थे, तो इनकी फैमिली में ब्लैक मैजिक ये सब बहुत होता है। और वो जो आंटी थी ना, वो भी हम पे बहुत गंदी नज़र रखती थी और बहुत मतलब हरकतें ऐसी करती थी जो बहुत स्कैरी थी। शी वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर अस टू मूव आउट। इसीलिए मैं और मेरा भाई मूव आउट भी किए, बिकॉज वो आंटी की भी बहुत डार्क प्रेजेंस थी। उनका जो ऑरा था वो बहुत डार्क था एंड उनकी प्रेजेंस से हमें लिटरली वी यूज्ड टू गेट स्कैर्ड, इतनी खतरनाक वो हमें लगती थी। तो अब हुआ क्या कि दिव्या ने उन आंटी से दोस्ती कर ली। एक होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वैसा वाला उसने कर लिया, उन आंटी से दोस्ती कर ली। और एक और आंटी जो मेरे पास में रहती थी, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, बिकॉज मैंने उनको भी एक बार उल्टा जवाब दे दिया था। तो इन तीनों की गैंग बन गई। अब ये तीनों क्या करते थे कि छत पे जाते थे रोज रात को और मेरे बारे में खूब गॉसिप करते थे, हमारी फैमिली के बारे में गॉसिप करते थे, उल्टा सीधा जो बोलना है, मतलब बुराइयां बेसिकली हमारी करते थे। और एक बिल्डिंग में आप रहते हो, आपको सब पता चल जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मुझे पता था कि ये मेरे तीनों दुश्मन अब एक हो चुके हैं और मेरे पे घात लगा के बैठे हैं कि इसकी वाट लगाते हैं हम। तो मैं काइंड ऑफ डर तो गई थी, बट मैंने यूँ सोचा था कि यार क्या ही कर लेंगे, अल्टीमेटली तो बुराइयां ही करेंगे, गॉसिप करेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर कर दूंगी। लेकिन इसके बाद से बहुत ज़्यादा डार्क चीज़ें मेरे साथ होने लगी। इसके बाद ना 3-4 इंसिडेंट इतने भयानक हुए मेरे साथ और वो ब्लैक मैजिक वाले ही लग रहे थे। और मुझे कंफर्म पता है कि इन तीनों ने मिलके वो चीज़ें की थी। अब चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर पे पुताई चल रही थी, पेंट हो रहा था, ठीक है, हमारा घर। और सुबह सुबह वो जो काम करने वाले हैं ना, वो आ जाया करते थे। लगभग 7 बजे वो लोग आ जाते थे। और मेरे घर में सब थोड़ा लेट उठते हैं, मतलब 8 बजे तक, पर वो लोग 7 बजे आ जाते थे। तो वो आते थे 7 बजे और वो अपना काम शुरू कर देते थे। फिर हम अपना आराम से उठना, ब्रश करना, अपना रूटीन करते रहते थे, बट वो काम जल्दी शुरू कर देते थे। तो एक दिन वो पेंटर वाले भैया आए और वो 2 भैया आते थे, ठीक है। उसमें से एक मेन भैया थे और एक उनके अंडर में काम करते थे। एक लंबा था बेसिकली, एक छोटा था, ठीक है। तो ये दोनों आए और बैल्कनी में गए, बिकॉज बैल्कनी को पेंट करना था आज। तो उन्होंने देखा कि बैल्कनी में नींबू पड़ा है, नींबू पे कुमकुम लगी हुई है या मिर्ची है, आई डोंट नो, रेड कलर का था। और कीलें ठुकी हुई थी उसमें, रैंडम नंबर, आई थिंक 9 थी या ऐसे कुछ। तो ये नींबू उन्होंने देखा और हम सबको उठा दिया और हमको कहते देखो देखो आपकी बैल्कनी में ये है। हम बहुत ज़्यादा डर गए। हमने सोचा ये कौन ऐसे गंदे घटिया टोटके कर रहा है, हम बहुत ज़्यादा डर गए एक्चुअल में। तो मेरी दादी ने उनको भैया को कहा, पेंटर भैया को, कि आप ये फेंक दो। तो वो जो बड़े वाले भैया थे ना, जो मेन थे, वो छोटे वाले को कह रहे हैं, कहते तू फेंक दे। तो वो बेचारा कहता मैं डरता हूँ इन सब चीज़ों से, मैं नहीं ये फेंकूंगा। तो कहते कर यार, ऐसे करके उन्होंने उसको डोमिनेट करके उससे वो नींबू फिकवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन वो भैया आए पुताई वाले, सिर्फ वो बड़े वाले भैया आए, छोटे वाले आए ही नहीं। तो हमने कहा क्या हो गया, वो क्यों नहीं आए? कहते वो बहुत बीमार है, उसको बहुत तेज़ बुखार आया हुआ है। अब आप इमेजिन करो, वो नींबू उसने फेंका था और उसको ही बुखार आ गया था। फिर वो पूरे टाइम हमारे यहाँ जितने दिन पुताई चली वो बंदा आया ही नहीं, उनको दूसरा बंदा लाना पड़ा, वो जो बड़े वाले भैया थे उनको। तो ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। उसके बाद गाइस क्या हुआ, एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हम लोग सुबह उठे हैं, हमने अपना मेन गेट खोला है क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू वहाँ लगानी होती है। तो मेरी दादी देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी सुपारियाँ रखी हुई है हमारे गेट के आगे, और रैंडम नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था वो प्लांट की गई है वहाँ पे, मतलब एक पर्टिकुलर वे में थी। अब भाई ये देख के भी हम डर गए, हमने सोचा कि ऐसे सुपारियाँ कौन डाल रहा है। फिर भी हमने ना पानी से वो ऐसे बहा के फेंक दी, बिकॉज छूना नहीं चाहिए ऐसी सब चीज़ों को ना। तो पानी के फोर्स से हमने उसको ऐसे करके फेंक दिया, बहा दिया, वॉटेवर। तो ये इंसिडेंट हुआ।
इन 2 इंसिडेंट के बाद ही मैं सच बताऊँ मैं तो फट के 4 हो गई थी। डेफिनेटली मुझे यही लगा था कि ये तीनों डेफिनेटली कुछ ना कुछ काला कांडी कर रही हैं, ये पक्का मिलके कुछ कर रही हैं, बिकॉज जो मेरे सामने वाले आंटी उनको तो बहाना चाहिए हमारी वाट लगाने का, तो इन दोनों के साथ मिलके अब ये करी जा रही है ये सब चीज़ें। ये 2 इंसिडेंट हमारे साथ हुए। उसके बाद क्या होता है, एक दिन हमारी बैल्कनी में हमको पैड मिलता है यूज्ड विथ ब्लड, ये मिला हमको। ये भी जैसे तैसे हमने डिस्कार्ड किया, बट हम बहुत डर गए थे। मेरी दादी स्पेशली, शी इज़ लाइक क्या हो गया, एंड मेरी दादी तो ऐसे बोल रही, कहती क्यों तुमने दुश्मनी ली उस दिव्या से, अब देखो वो क्या क्या कर रही है। बट मैंने कहा यार दुश्मनी ना ले तो और क्या करें, उसको आने देते घर में तो वो अपने घर में ही कुछ डाल के चली जाती ब्लैक मैजिक का, है ना, किसी को पता थोड़ी है वो क्या करेगी। तो हमने फिर भी दादी को समझाया कि नहीं नहीं दादी कुछ नहीं, छोड़ो, आप इतना मत सोचो, जो बुरा करता है उसी के साथ बुरा होता है, आप इतना दिल पे मत लो, ऐसा वैसा। तो जैसे तैसे दादी को समझाया, ठीक है। इसके बाद जो इंसिडेंट हुआ, यू वोंट बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है, या अगर आपके किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना। एक दिन क्या होता है, मुझे मेरी मम्मी कहती कि छत पे कपड़े पड़े हैं, तू लेकर के आ जा। मैं कपड़े लेकर के आ गई छत से। उन कपड़ों में मेरा एक टॉप था जो लॉन्ग टॉप था थोड़ा, और उसमें ना जेब थी, पॉकेट्स थी उसमें। तो जैसे मैं वो लेके आई ना, मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ना कुछ कम्फी सा पहनने का मन हो रहा है, मैं यही पहन लेती हूँ जो मैं अभी छत से लेके आई हूँ कपड़ा। तो मैंने वो लिया और मैंने पहन लिया। अब मेरी आदत है कि अगर मेरी किसी भी आउटफिट में पॉकेट है तो मेरा हाथ पॉकेट में जाता ही है। तो उस दिन भी मैंने यही किया, मैंने उस टी शर्ट के या टॉप के पॉकेट में हाथ डाला, और जैसे ही मैंने हाथ निकाला मेरा हाथ पूरा खून में सना हुआ है। गाइज आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट मेकिंग दिस स्टफ अप, आई स्वेयर ऑन माई गॉड दिस हैपेंड। लिटरली मेरा हाथ खून से सना हुआ है और मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पे कट लग गया है, और वो कट का ना एक हल्का सा निशान अभी भी है मेरी उंगली में, आई कैन स्टिल सी इट। यहाँ पे ब्लेड थी मेरे उस टॉप में, ब्लेड। आप मुझे ये बताओ ब्लेड कहाँ से आई? उस ब्लेड को मेरी जेब में किसी ने रखा था, तो जैसे मैंने हाथ डाला जेब में मेरा हाथ कट गया और खून से सन गया। देन गाइज आई गॉट सो स्कैर्ड, इमीडिएटली मैं टिटनेस विटनेस लगवा के आई एंड आई वॉज सो स्कैर्ड। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग तीनों मिलके हमारी जान ले लेंगे क्या, ये इतना भयंकर ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हैं, इतना क्या हो गया है। उसके बाद गाइज मुझे ये लगा कि यार ये कर तो रहे हैं कुछ मिलके, दिव्या भी कुछ कर रही है, कुछ तो हो रहा है, बट उसको तो हम यहाँ से नहीं भगा सकते, है ना, तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्योंकि यार जब ये सब इंसिडेंट्स हुए ना, एक तो ये इंसिडेंट्स बहुत जल्दी हो गए, मतलब 1 मंथ के टाइम स्पैन में ही ये चारों इंसिडेंट हमारे साथ हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ना बहुत लेज़ी हो गई थी, डिप्रेस्ड, अनमोटिवेटेड, एंग्शियस, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मेरे पे बहुत ज़्यादा बुरा असर आ रहा था इन सब चीज़ों का, इतना तो मुझे समझ आ गया था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं दिव्या को यहाँ से नहीं भगा सकती, है ना, वो रेंट पे कर रही है, मतलब मैं कैसे ही कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने वही किया जो मैं हमेशा करती हूँ, आई कन्फाइडेड इन गॉड, आई स्टार्टेड प्रेइंग, आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। मैंने बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग शुरू कर दी अपने घर की, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, मैं धूप दीप करती रहती थी, पूजा करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी सिक्योरिटी तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे प्रेयर्स वगैरह करने लगी, धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर, एंड मैं भगवान से रोज़ यही प्रे करती थी कि प्लीज़ टेक हर अवे फ्रॉम हियर, प्लीज़ टेक हर अवे फ्रॉम हियर, बिकॉज हर प्रेजेंस इज़ बॉदरिंग मी। सो मुझे मेडिटेट करते करते, प्रे करते करते आई थिंक 1 महीना ही हुआ था, एंड 1 महीने बाद मुझे पता चला दैट शी इज़ शिफ्टिंग, शी इज़ गोइंग। मेरी दादी कुछ तो भी काम से बैल्कनी में गई थी एंड शी सॉ कि उसका सामान लोड हो रहा है एंड शी इज़ लीविंग, एंड आई जेन्युइनली फेल्ट सो लाइट इन दैट मोमेंट। मतलब फिजिकली आई फेल्ट लाइटर जस्ट नोइंग दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू बी हियर एनी मोर। सो इस स्टोरी से ना आपको यही सीखना है कि सम पीपल डोंट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, दे जेन्युइनली वॉन्ट योर होल लाइफ। ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना है जो आपको एनवी करते हैं या आपसे जेलस हैं, बिकॉज जेलसी और एनवी एक ऐसा इमोशन है
जो इंसान से क्या क्या करवा देता है, मतलब इट मेक्स पीपल एक्ट वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर. So I would genuinely suggest you to stay away from shady, dark people because इनका जो एनर्जी है ना, इट अफेक्ट्स योर ऑरा. मतलब आप पॉजिटिव भी हो ना, फिर भी उनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगी. आप खुद सोचो, अगर पॉजिटिव चीज़ें आपको पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकती है तो नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव लोग क्यों नहीं कर सकते. आप मंदिर जाते हो, आपको पॉजिटिव फील होता है ना, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है. एनर्जी ऐसे ही काम करती है. सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. और जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कोई बहुत ज़्यादा आपसे पूछा पाछी कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है और आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, देन प्लीज़ डोंट एंटरटेन देम. उनको भाव मत दो, है ना, क्योंकि आप पहले भाव नहीं दोगे ना तो वो आपसे दूर हो जाएंगे इजीली. पर अगर आपने पहले भाव दिया फिर उनको कट ऑफ किया तो उनके अंदर रिजेंटमेंट आ जाएगी आपके लिए. लाइक इन आर केस, अगर मेरी मम्मी ने उसको एंटरटेन ही ना किया होता तो इतना लफड़ा ही नहीं हुआ होता, पर मेरी मम्मी ने उसको एंटरटेन किया. सो वही प्रॉब्लम है. जेलस, घटिया लोगों को, डार्क एनर्जी वाले लोगों को एंटरटेन नहीं करना है. एंड जेन्युइनली जब भी मैं इस इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ, मुझे यही लगता है कि स्टॉकिंग जो होती है ना, इट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी लाउड like you see in the movies. Sometimes it's very subtle. It can seem harmless. आपको ये लग सकता है कि ये coincidence है, या आपको ये लग सकता है कि she is just a little bit interested in my life, you know. तो कभी कभी ऐसी सटल चीज़ें भी स्टॉकिंग में बदल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता. और जब वो दिव्या ऐसी सब चीज़ें कर रही थी ना गाइज, आई वॉज गैसलाइटिंग माई सेल्फ इन टू थिंकिंग कि मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ. बट एक्चुअली बहुत सटली शी वॉज मेकिंग मी फील अनकम्फर्टेबल बाय pushing my boundaries, by asking too many questions about my life. So मुझे ये समझ आया कि stalking जो है ना, वो हमेशा एक्सट्रीम नहीं होती है. समटाइम्स किसी के सटल एक्शंस भी आपके अंदर स्ट्रेस और फियर प्रोड्यूस कर सकते हैं. और दिव्या स्टार्टिंग में तो ऐसे सटली ही कर रही थी जो भी कर रही थी, पर जब वो शिफ्ट हो गई ना मेरी बिल्डिंग में, दैट्स व्हेन आई गॉट स्कैर्ड. और जेन्युइनली इस एक्सपीरियंस ने ना मुझे ये भी सिखाया कि पर्सनल बाउंड्रीज कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सिचुएशन में आपको कुछ भी ऑफ लगे ना, प्लीज़ ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. हमेशा वेन एवर यू आर मीटिंग अ न्यू पर्सन, प्लीज़ पैटर्न्स को नोटिस करो, रेड फ्लैग्स को नोटिस करो, अपनी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करो. डोंट एक्ट पोलाइट जस्ट बिकॉज यू आर अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट. डोंट डू दैट. मैंने ये बहुत किया अपनी लाइफ में. मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए मैं एक्स्ट्रा पोलाइट रहूँगी, ये रहूँगी. नो, जहाँ पे भी आपको थोड़ी भी ऑफनेस फील होती है, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. और हाँ, मुझे आपको ये भी बोलना है कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नाइस बनने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अपनी इमेज अच्छी रखने के चक्कर में, या पीपल प्लीज़ करने के चक्कर में, या नाइस और पोलाइट दिखने के चक्कर में अपना नुकसान मत करवा लेना. सो या गाइज, दिस वॉज द स्टोरी. प्लीज़ मुझे बताना आपको कैसी लगी स्टोरी. मेरे को आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, हाइप करना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो. एंड दिस इज़ नॉट द ओनली टाइम जब मुझे किसी स्टॉकर का सामना करना पड़ा है. मेरे पास और 2-3 स्टॉकर स्टोरीज़ हैं, तो अगर आपको वो भी सुननी हो तो प्लीज़ मुझे बोल देना, तो मैं आपको जल्दी से वो भी सुना दूंगी. एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. या आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन. अंटिल देन, बाय. आई लव यू सो मच.